Dear students, this is Dr. Anjali Awadhya, Professor Physics, Government Nagarjuna PG College of Science, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज के लेक्चर का टॉपिक है बाइफाइलर ऑसिलेशंस यानी कि द्वितंतु दोलन। ये टॉपिक बीएससी पार्ट 1 पेपर 1 यूनिट 3 का एक पार्ट है जिसमें जनरली ऑसिलेशंस क्या होते हैं इनके बारे में बतलाया गया है। तो आइए देखते हैं कि बाइफाइलर ऑसिलेशंस क्या होते हैं। बाइफाइलर यानी कि द्वितंतु का मतलब है कि जब किसी भी शेप की किसी वस्तु को अगर हम दो थ्रेड की सहायता से या दो चेन की सहायता से दो बिंदुओं पर सस्पेंड करें, उसको लटकाने के लिए हम दो जगह से उसको बांधें और दृढ़ आधार से लटकाएं। ठीक वैसे ही जैसे नॉर्मली पार्क में बच्चों का जो झूला होता है उसमें भी आपको इसी तरीके की रचना दिखाई देती है कि ये झूले का एक पट्टा होता है, लकड़ी का बना हुआ या मेटल का बना हुआ, और मेटल के ही दो जंजीर होती है और उससे इसको लटका दिया जाता है। तो लगभग कुछ वही स्थिति है, बस इसमें खासियत यह है कि किसी भी शेप की वस्तु ली जा सकती है लटकाने के लिए, और बाइफाइलर ऑसिलेटर की सहायता से हम उस वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं इवन विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट शेप ऑफ दैट बॉडी। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, किसी भी आकार की वस्तु का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो ये जो हमारी वस्तु है जो कि इसको हमने रॉड के शेप का लिया हुआ है, ये नीले रंग से जो दिखाया जा रहा है नॉर्मल पोजीशन में, मतलब झूला जैसे स्ट्रेट रखा हुआ है, तो उस पोजीशन में ये लटका हुआ है। ए बी इसकी लेंथ है 2d जिसका मान है, और पी क्यू बिंदु पर इसको सस्पेंड किया गया है। पी बिंदु से एक धागा बंधा है ए तक और क्यू बिंदु से एक धागा बंधा है बी तक। अब क्या होता है जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, अपनी मध्यमान स्थिति से विस्थापित करते हैं, तो उस स्थिति में ये जो ए है ये घूम गया, ए प्राइम पर आ गया, और बी जो है वो घूम के बी प्राइम पर चला गया। मतलब झूले को आपने सीधा नहीं झुलाया, झूले को आपने टिल्ट कर दिया। टिल्ट करेंगे और छोड़ेंगे तो क्या होगा, नेचुरली वो एक आर्च में घूर्णन गति करने लगेगा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन हो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो एंगल है जिससे रोटेट किया गया है ये बहुत छोटा हो। तो जब हम इस झूले को या बाइफाइलर ऑसिलेटर को हम जब इस तरह से रोटेट करते हैं थीटा एंगल पर, तो जो थ्रेड है उसमें भी ट्विस्ट आता है, जिस धागे से वो लटका हुआ है उसमें भी ट्विस्ट आता है, और यहाँ पर फाई एंगल बनाता हुआ वो जो धागा है वो घूम जाता है। अब इसके कारण तमाम तरह के फोर्सेस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब पहला जो फोर्स है वो तो उस झूले का वेट ही है जो हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा और उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाएगा। अब जो ये जो थ्रेड्स लगाए गए थे इनमें इस झूले की वजह से, इसके लटकने की वजह से टेंशन होगा, तनाव उत्पन्न होगा, जो हिंज की तरफ जहाँ से इसको लटकाया गया है हमेशा उसकी तरफ काम करेगा। अब जब इस झूले को इस तरह से रोटेट कर दिया जाता है, ए बी पोजीशन से ए प्राइम बी प्राइम पोजीशन तक हम ले आते हैं, तो उस समय आप देखिए कि ये जो टेंशन है जिसको कि ग्रीन लाइन से दिखाया गया है, ये ग्रीन लाइन एक हो गई, क्यू से बी प्राइम तक आ रही है ये, और पी से यहाँ ए प्राइम तक आ रही है, क्योंकि धागा तो वही है, बस धागे को आपने, मतलब दो जो थ्रेड हैं आपने उनको ट्विस्ट कर दिया है। ट्विस्ट कर दिया है तो झूला जो है वो क्षैतिज तल पर ही, एक्स वाई प्लेन पर ही रोटेट हो रहा है, लेकिन ये जो थ्रेड है ये जेड एक्सिस पर है। तो ये आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि एक झूला है जिसको एक्स वाई प्लेन पर आपने रोटेट कर दिया, और जो उसका थ्रेड है वो जेड एक्सिस पर रोटेट हो रहा है। तो जेड एक्सिस में जो थ्रेड है वो फाई एंगल से घूम गया, और ये जो ए बी जो था, झूला जो था, वो थीटा एंगल से घूम गया। नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई? तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर जगह पर, आप देखिए कि ये लाल जो लाइन दिख रही है
यहाँ पर थीटा इन दोनों के बीच में बन रहा है, ओ बी प्राइम एंड ओ बी, इनके बीच जो एंगल है वो थीटा बन रहा है। और फाई कहाँ बन रहा है? धागे की पहली पोजीशन जो नीले रंग से दिखाई गई है, क्यू से बी के बीच, और धागे की नई पोजीशन क्यू से बी प्राइम के बीच, इन दोनों के बीच फाई एंगल बन रहा है। तो अगर हम देखें कि थीटा मतलब कि टेन थीटा यहाँ पर लेते हैं, तो इसका जो मान है ये थीटा है, इसके आगे बी बी प्राइम ये रेखा है, तो ये हो गया लंब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, क्योंकि स्मॉल एंगल थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये जो थीटा है ये बी बी प्राइम डिवाइडेड बाय ओ बी क्या है? ये ओ बी, आधी लंबाई जो ए बी छड़ है जिसकी लंबाई 2d थी, उसकी हाफ लंबाई जो कि स्मॉल d के बराबर है। तो थीटा का मान हो गया बी बी प्राइम बाई डी। अब अगर हम जोड़ना चाहें इसको कि फाई से कैसे रिलेटेड है, तो आप देखते हैं कि समान रेखाओं के बीच जो कोण बनते हैं वो किसी ना किसी तरह से आपस में रिलेट करते हैं। तो ये जो फाई बन रहा है उसमें भी आप देखेंगे कि ये जो फाई एंगल बन रहा है इसमें भी बी बी प्राइम कॉमन है, बी बी प्राइम यहाँ पर भी है, ये फाई एंगल बन रहा है। फाई एंगल के सामने जो लंब है जो वो परपेंडिकुलर वो बी बी प्राइम ही है, और जो आधार है वो आधार जो है वो क्यू बी है, ये क्यू बी आधार हो गया, और बी बी प्राइम जो है वो लंब हो गया, बेस ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो फाई एंगल जो है वो बी बी प्राइम डिवाइडेड बाय क्यू बी के बराबर है, मतलब बी बी प्राइम डिवाइडेड बाय एल। तो बस बन गया हमारा काम, हमने फाई को थीटा से रिलेट कर लिया। बी बी प्राइम की जगह हम लिख सकते हैं थीटा इंटू डी, तो ये हो जाएगा फाई बराबर थीटा इंटू डी डिवाइडेड बाई एल। तो वास्तव में झूले को थीटा एंगल से जब हम रोटेट करते हैं तो जो झूले से को लटकाने वाला जो धागा है तो वो धागा जो है वो फाई एंगल से रोटेट हो जाता है, और थीटा और फाई जो है आपस में इस संबंध के द्वारा आपस में रिलेटेड रहते हैं। अब थोड़े से कैलकुलेशंस कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। यहाँ ये बात हम ध्यान देंगे कि ये सरल आवर्त गति ही करेगा ये झूला। जब इसको हम थीटा एंगल से घुमाकर छोड़ देंगे तो ये कुछ देर तक वापस अपनी पोजीशन पर आएगा, लेकिन वहाँ इनर्शिया की वजह से नहीं रुक पाएगा और ये दूसरी तरफ जाएगा। दूसरी तरफ मतलब ये पहली पोजीशन है, दूसरी पोजीशन जब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, अब ये जब छोड़ दिया जाएगा तो ये क्लॉकवाइज उतनी ही दूरी तक रोटेट करेगा और इस पोजीशन में आएगा, और ये दोलन जो है तब तक चलेंगे जब तक रेजिस्टेंस की वजह से ये दोलन रुक ना जाए। तो ये हुआ बाईफाइलर ऑसिलेशंस। अब छोटा सा कैलकुलेशन हम करते हैं कि ये जो बाईफाइलर ऑसिलेशन थे इसमें जो टेंशन है टी, अब वो टेंशन जो है उसके कंपोनेंट्स का आपस में क्या संबंध है। तो एक बार फिर से हम इसी फिगर पर फोकस कर लेते हैं, हमें आसानी से पता चल जाएगा कि टेंशन का एक्स और वाई कंपोनेंट जो है वो किस किस दिशा में काम करेंगे, और जो नए नए तरह के बल इसको रोटेट करने की वजह से, इस सस्पेंशन को, इस झूले को रोटेट करने की वजह से जो नए नए बल उत्पन्न हो गए हैं वो किस किस दिशा में काम करेंगे। तो ये था टेंशन टी, ग्रीन लाइन से दिखाया जा रहा है क्योंकि धागा है ये, जो धागा झूले को नई पोजीशन में हमने रोटेट किया है, तो ये टेंशन जो है ग्रीन लाइन से दिखाया जा रहा है, यहाँ पर भी ग्रीन लाइन से दिखाया जा रहा है। अब क्योंकि ये एंगल फाई है और इसका दो समानांतर रेखाओं को काटने वाली जो रेखा होती है उनके बीच भी समान एंगल बनता है, तो अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। तो इस तरीके से हम संबंध निकाल सकते हैं कि टी के जो घटक हैं, क्योंकि ये अब फाई एंगल से अपनी मध्यमान स्थिति से फाई एंगल पर रोटेट हो गया है, फाई एंगल पर रोटेट होने के कारण इसका एक कॉस घटक होगा और इसका एक साइन घटक होगा। तो हम इस संरचना में देख सकते हैं कि जो टी का कॉस घटक है इस बी क्यू धागे के लिए या थ्रेड के लिए या जंजीर के लिए, जो भी जिस भी युक्ति से आपने इसको लटकाया हुआ है, अब पहले वो क्यू बी था, इस पोजीशन में था, वो क्यू बी प्राइम पोजीशन में आ गया है, तो ये जो धागा है वो क्यू बी प्राइम पोजीशन में आ गया है।
अब इसका जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट हो गया जो एंगल जहाँ पर बन रहा है, जिस बेस पर बन रहा है उधर कॉस घटक हो जाता है हमेशा, तो ये हो गया टी कॉस फाई। इस धागे के लिए देखें तो अगर यहाँ पर फाई एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी फाई एंगल बन रहा है, और ये फाई एंगल जिस बेस पर बन रहा है उस दिशा में टी कॉस फाई घटक लगेगा। तो दाएं तरफ के धागे पर भी टी कॉस फाई घटक जो है वो झूले के परपेंडिकुलर लग रहा है जेड डायरेक्शन में, और इस तरफ भी जो टी कॉस फाई है वो ऊपर की तरफ ही लग रहा है जेड दिशा में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टी कॉस फाई के दोनों घटक जो हैं वो एक ही दिशा में और ऊपर लग रहे हैं प्लस जेड डायरेक्शन में, जबकि जो वेट है वो नीचे माइनस जेड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। हम कह सकते हैं 2t cos फाई इक्वल टू m इंटू जी। तो ये पहला हो गया जिसके कारण ये संतुलन हमको मिलेगा। दूसरी बात हम देखें कि t sin फाई जो घटक है उसका क्या रोल हो रहा है। तो t cos फाई अगर इस दिशा में है तो उसके लंबवत, आप ये ध्यान देंगे कि ये पेपर के लंबवत जा रहा है टी कॉस फाई घटक, और टी साइन फाई घटक जो है वो पेपर के प्लेन में ही रहेगा। अब ये एक बड़ी पिकुलियर कंडीशन हो गई कि ये ए प्राइम बी प्राइम में टी कॉस फाई घटक जो है वो दाईं तरफ लग रहा है इस डायरेक्शन में, और बाईं तरफ लग रहा है इसके ठीक इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक ए प्राइम से ए की तरफ लग रहा है और दूसरा बी प्राइम से बी की तरफ लग रहा है। और जब भी इस तरह की स्थिति आती है कि दो बल हैं जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर हैं और एक ही क्रिया रेखा पर काम कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन उनका एक ही है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो नेचुरली ये एक बल युग्म यानी कि फोर्स कपल बना लेता है। और ये जो फोर्स कपल है ये उस झूले को रोटेट करने में बड़ी भूमिका निभाता है। अगर फोर्स कपल नहीं लगेगा, अगर सिंगल फोर्स लगेगा तो वो ट्रांसलेटरी मोशन देता है, लेकिन अगर फोर्स कपल लगता है तो वो रोटेशन देता है। तो इसी फोर्स कपल की वजह से यहाँ पर जो झूला है वो एक आर्च में रोटेशन करेगा। तो ये जो फोर्स कपल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, बल का मान और इनके बीच की लंबवत दूरी। बल का मान हो गया टी साइन फाई और इनके बीच की दूरी हो गई 2d। तो ये जो कैलकुलेशन है चित्र को देखकर हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं जो आगे करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि T जो है वो अपवर्ड टेंशन है जो जिस हिंज से लटकाया जाता है, जिस धागे की सहायता से, जंजीर की सहायता से उस ऑसिलेटर को लटकाया जाता है किसी भी शेप की बॉडी को, तो उस पर ऊपर की ओर जो टेंशन लगता है वो T है। T का जो कॉस घटक है हमने देखा 2t cos फाई ऊपर की तरफ काम कर रहा है दोनों धागों के लिए, दोनों तंतुओं के लिए, और इन दोनों का योग जो है वो बैलेंस किससे हो रहा है, उस झूले के वेट से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमको मिलेगा t cos फाई इज इक्वल टू mg बाई 2। कॉस फाई का मान 1 रख सकते हैं क्योंकि फाई जो एंगल है वो बहुत छोटा है, तो ये t cos फाई की जगह सिर्फ t हो जाएगा जिसका मान mg बाई 2 है। तो पहले घटक की सहायता से आप टेंशन T का मान निकाल लेते हैं। अब देखते हैं कि जो दूसरा घटक है वो बलयुग्म बना रहा है और ये एक रेस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, रेस्टोरिंग कपल का काम कर रहा है, प्रत्यानयन बल का, जो झूले को वापस अपनी जगह लाने की कोशिश करता है। और इस बल युग्म का मान जो है वो बल का मान गुणित लंबवत दूरी के बराबर होता है, तो T साइन फाई इंटू 2d के बराबर हो जाएगा। फाई बहुत छोटा हो तो साइन फाई जो है फाई के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं T इंटू फाई इंटू 2d। अब यहाँ फाई और थीटा को हम पहले ही रिलेट कर चुके थे और उसी का हम यहाँ पर उपयोग करने जा रहे हैं। तो हमने देखा था कि थीटा एंगल जो झूले की पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन के बीच बनता है वो बी बी प्राइम बाई डी के बराबर है, और जो फाई एंगल है वो धागे की पहली पोजीशन और दूसरे पोजीशन के बीच में बनता है, ये बी बी प्राइम बाई एल के बराबर है। बी बी प्राइम की वैल्यू अगर हम यहाँ से लिख देते हैं थीटा की वैल्यू के फॉर्म में, तो ये हो जाता है फाई इक्वल टू थीटा इंटू डी बाई एल। तो जो रेस्टोरिंग कपल का मान था T साइन फाई इंटू 2d, साइन फाई इज इक्वल टू फाई, और फाई की वैल्यू हमने रख दी थीटा डी बाई एल, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब टेंशन का भी मान रख दिया हमने, T कॉस फाई जो है वो mg के बराबर था, mg बाई 2 के बराबर था बेसिकली,
और cos फाई की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये t इक्वल टू mg/2 था, तो ये मान यहाँ रख देते हैं t का, ये फाई का मान रख दिया और ये 2d का मान रख दिया, 2 कैंसिल हो गया तो बचा mgd² इंटू थीटा। अब ये जो रेस्टोरिंग कपल है, प्रत्यानयन बल है, इसको बैलेंस करने का काम कौन करता है कि लगातार ये बाईफाइलर ऑसिलेशंस होते रहें? ये काम करता है कपल ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जो उस दोलन घूर्णन गति करने वाले जो झूले का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसके कारण जो बल युग्म लगता है वो इस दोलन को बनाए रखने की कोशिश करता है। जब वो बाईफाइलर ऑसिलेटर मध्यमान स्थिति में आता है तो वो उसको दूसरी तरफ भी उतनी ही दूरी तक घुमाता है, रोटेट करता है। और किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है और उसको थीटा एंगल पे ट्विस्ट किया जा रहा है तो ये जो कपल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण, उसका मान आई इंटू d2 थीटा बाई dt² होता है। बेसिकली थीटा एंगल से आपने रोटेट किया है तो d थीटा बाई dt जो है वो ओमेगा हो जाता है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और d2 थीटा बाई dt² जो है वो अल्फ़ा हो जाता है, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये जो है इस कपल के बराबर होता है जो इनर्शिया के कारण जनरेट होता है। तो जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो जो प्रत्यानयन बल है उसको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण लगने वाला बल बैलेंस करता है, संतुलित करता है, और संतुलन की अवस्था में ये दोनों बराबर होते हैं, तभी हमें दोलन मिलते हैं। अब यहाँ क्योंकि रोटेशन हो रहा है इसलिए बल की जगह प्रत्यानयन बल युग्म लग रहा है जो इनर्शिया के कारण उत्पन्न होने वाले बल युग्म से संतुलित हो रहा है। तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मिलेगा बाईफाइलर ऑसिलेशन का? इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से मिलेगा, आई d2 थीटा बाई dt² जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण बल युग्म है, और mgd²/L इंटू थीटा जो कि प्रत्यानयन बल के कारण बल युग्म है। और क्योंकि इसकी दिशा दोनों की एक दूसरे के विपरीत होती है तो हमने यहाँ पर माइनस साइन लगाया है। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो d2 थीटा के साथ वाले जो भी गुणक होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, तब ये एक स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाता है जिसमें थीटा का मान जो है वो ऑसिलेटरी फंक्शन के रूप में साइन या कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी e⁻i⁻t मिलता है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम बदलते हैं तो हमको इक्वेशन मिलता है d2 थीटा बाई dt² इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इन द ब्रैकेट जिसको कि हमने म्यू से रिप्लेस कर दिया है इनटू थीटा। तो अब हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया। हम जानना चाहते हैं कि इस बाईफाइलर ऑसिलेटर की का आवर्त काल कितना है। तो हमने देखा इसको अगर सरल आवर्त गति के समीकरण से कंपेयर करते हैं तो ये जो म्यू है वो ओमेगा² के बराबर होना चाहिए। तो म्यू का मान है mgd²/IL जो कि ओमेगा² के बराबर होना चाहिए अगर ये सरल आवर्त गति है तो। और यहाँ से क्योंकि t 2π/ω होता है तो t का मान आपको मिलता है 2π, अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए, I इंटू एल डिवाइडेड बाई mgd²। अब यहाँ पर हम एक स्लाइड चेंज करते हैं। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रेडियस ऑफ जायरेशन के रूप में लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब आप रेडियस ऑफ जायरेशन के रूप में लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू m, मतलब उस वस्तु का द्रव्यमान इंटू उस वस्तु का रेडियस ऑफ जायरेशन का वर्ग। इस फॉर्म में लिखने से हमको बहुत फ़ायदा होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम यहाँ पर आवर्तकाल के फॉर्मूले में लिखते हैं। जब हम I का ये मान रखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, t इज इक्वल टू 2π, d² बाहर निकल गया, 1/d हो गया, m कैंसिल हो गया, k²L/g बचा, k² को जब बाहर ले जाएंगे तो k बचेगा, तो t इज इक्वल टू 2π k/d √L/g ये हमको मिलता है। तो ये जो समीकरण है इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जो आवर्तकाल है बाईफाइलर ऑसिलेटर का वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो ये जो द्वितंतु दोलन होते हैं ये जैसे कि इस फॉर्मूले से ही हमको समझ में आ रहा है
के पर डिपेंड करता है जो कि रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है। ये एल पर डिपेंड करता है जो कि लेंथ ऑफ द रॉड है या मटेरियल है, किसी भी शेप का हो सकता है, यहाँ हमने रॉड लिया था। साथ ही टी जो है वो लेंथ ऑफ थ्रेड पर भी डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ रॉड डी है और लेंथ ऑफ थ्रेड एल है, तो ये के, डी और एल पर डिपेंड करता है। अब इस बाईफाइलर ऑसिलेटर का एप्लीकेशन क्या क्या है? एप्लीकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि किसी भी आकार की वस्तु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं और किसी भी बिंदु पर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने जिस बिंदु से उसको सस्पेंड किया है उसकी दूरियां हम बदल सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की वस्तु का किसी भी बिंदु के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान जो है एक्सिस बदलने से बदल जाता है। तो ये पहली खासियत हो गई जो इसका एप्लीकेशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, जहाँ बड़े बड़े पिलर्स, बड़े बड़े अलग अलग शेप की वस्तुओं को बैलेंस करते हुए हमको बिल्डिंग्स बनानी होती हैं, ब्रिजेस बनाने होते हैं। तो यहाँ पर हमको इस फॉर्मूले की सहायता से कितनी भी बड़ी वस्तु हो, कितना भी उसका आकार कुछ भी हो, किसी भी शेप की हो, साइज़ की हो, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास किसी भी प्रकार का हो, हम सीधे सीधे इस बाईफाइलर सस्पेंशन में उसको डालकर उसके ऑसिलेशन का आवर्तकाल निकाल लेंगे और उस आवर्तकाल के समीकरण की सहायता से हम रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन अगर हम निकाल लेते हैं तो हम आई का मान, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान निकाल सकते हैं बिना ये जाने कि वो वस्तु किस आकार की है। तो ये बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। बाईफाइलर ऑसिलेशन का उपयोग अननोन शेप की वस्तुओं के लिए किया जाता है। और जैसा कि हमने पहले ही डिफाइन किया था, ये रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, ये बतलाती है कि किसी भी आकार की वस्तु है तो उसमें उसका द्रव्यमान किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि कोई पहिया होता है तो पहिए का सारा द्रव्यमान जो है उसकी परिधि पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और सेंटर में सिर्फ कुछ स्पोक्स लगे होते हैं जिनका बहुत कम वेट होता है। इसी तरीके से अगर आप कोई चकती लेंगे तो इवनली पूरे गोले में, प्लेन में उसका द्रव्यमान डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन जो बतलाता है कि व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, उसका मेजरमेंट है अबाउट अ गिवन एक्सिस। इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं I = mk² फॉर्मूले से। और अगर हमको रेडियस ऑफ जायरेशन मालूम है किसी एक्सिस के परितः, तो उस एक्सिस के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं विदाउट नोइंग एक्चुअल शेप ऑफ द बॉडी, बिना ये जाने कि वो वस्तु का असली शेप क्या है। इरेगुलर शेप की बॉडी हो सकती है, इरेगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन अगर हमको K की मान पता चल गया तो हम I का मान, जड़त्वाघूर्ण का मान पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में इसका उपयोग किया जाता है, बाईफाइलर ऑसिलेशंस। थैंक यू।